हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझने से पहले हमें एक टर्म है चार्ज, इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है। चार्ज इज द basic property associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effect। यानी चार्ज जो है हर मैटर के साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है, हर मैटर में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या उनको एक्सपीरियंस करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम द टू टाइप्स ऑफ चार्जेज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ज को दो नेम दिए, दो तरह से डिवाइड किया, एक को पॉजिटिव चार्ज कहा, एक को नेगेटिव चार्ज कहा, तो उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है क्या? सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर। जो सेम चार्ज है वो रिपेल करेंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, एंड जो अपोजिट चार्जेज है अट्रैक्ट ईच अदर। और जो अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्जिंग ऑफ बॉडीज टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मेन पॉइंट आ गया, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अगर दो बॉडीज है, एक बॉडी से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके दूसरी बॉडी में चला गया, तो हम क्या कहेंगे कि चार्जिंग हो जाएगी। किस पे कौन सा चार्ज आएगा? जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज है नेगेटिव, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ट्रांसफर हो गया, कहीं और चला गया, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है तो वहां से कौन सा चार्ज गया? इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज है माइनस, नेगेटिव। तो नेगेटिव निकल गया तो वो पॉजिटिव हो गया, यानी जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस बॉडी को ट्रांसफर होगा, जिस बॉडी के पास जाएगा, वहां नेगेटिव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन गया ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस बॉडी के पास जाएगा ट्रांसफर हो गए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक ये लिस्ट है पॉजिटिवली चार्ज टू नेगेटिवली चार्ज। छोटी क्लासेज में भी चार्ज के बारे में आता है, कई बार 6th-7th क्लास में भी। अगर एक तो ये एग्जांपल दिया जाता है कि सिल्क को ग्लास से, अगर हम ग्लास की कोई रोड ले ली हमने और उसको सिल्क के कपड़ा लेके उससे रगड़ा, तो क्या हो जाएगा? ग्लास जो रोड थी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास रोड में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहां चला गया? सिल्क के पास चला गया। एक एग्जांपल आता है एबोनाइट की रोड और फर का। जब हम एबोनाइट की रोड लेके फर से रगड़ेंगे तो क्या होगा? एबोनाइट क्या हो जाएगा? बाद वाली लिस्ट में मैंने कहा पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मींस फर से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? एबोनाइट के पास। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस केस में ग्लास और सिल्क में ग्लास पॉजिटिव चार्ज हुआ, पहले ये सारी लिस्ट में पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है। पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्लास से गया कहां? सिल्क में, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिव हो गया। इस केस में फर और एबोनाइट में, एबोनाइट क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब फर से इलेक्ट्रॉन चला गया कहां? एबोनाइट के पास। तो एक लिस्ट ऐसे लर्न कर सकते हैं। टू टाइप ऑफ चार्जेस ये बता दिया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, दोनों
एक प्लस एक माइनस है, अपोजिट है, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, रिपेल करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, इस चैप्टर में जितने भी कुछ टर्म्स आएंगी उनके यूनिट, ऐसा यूनिट सभी को पता होना चाहिए। चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो है कूलॉम। एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। एक और बात लर्न करनी है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, देखो नेगेटिव है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, ये वैल्यू याद करनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। एक ये फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए, Q = Ne, इसका भी यूज होगा। Q क्या है, चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है इसको हम E से डिनोट करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब इसमें चार्ज है कितना, 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। ई की वैल्यू मैंने तुम्हें कहा था लर्न होनी चाहिए, अभी बताई थी। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। 1 चार्ज अगर, सॉरी 1 कूलम, अगर चार्ज 1 कूलम है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे तो हमें पता है इतने कूलम है, लेकिन चार्ज अगर 1 कूलम है टोटल तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे होगा। तो फॉर्मूला क्या बताया था अभी, Q = Ne। N क्या आ जाएगा, Q/E। Q कितना है, 1 कूलम, और E की वैल्यू आपको लर्न करनी है, ये वैल्यू निकालनी है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। जब भी पावर नीचे से ऊपर लेके जानी हो या ऊपर से नीचे लेके जानी हो तो उनका साइन चेंज हो जाएगा। यहां 10⁻⁻19 है तो ऊपर जब जाएगी तो ये प्लस के 19 हो जाएंगे। इसको अगर हम कैंसिल करें, पॉइंट में निकाल लें, 0.625 इंटू, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लिखने की, उसमें हमेशा हम डेसिमल को 1 डिजिट के बाद लगाते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होनी चाहिए 6.25। अगर हमने पॉइंट यहां लिया तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, देखो 0.625 है, इसको अगर हम क्या करें, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 6.25 हो जाएगा। अब ऐसे ही थोड़ी मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। जो नंबर ये लिखा हुआ है 6.25 और ये सेम है, क्यों, 0.625 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से ही डिवाइड कर दिया। सॉरी, अभी हम यहां लिखेंगे 6.25, ये छोड़ दो, ये 6.25 लिखा, यहां भी मैंने 6.25 लिखा, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, अगेन सॉरी, हम ये नंबर कर रहे हैं, यहां इससे लेंगे, 0.625 था ये, तो 0.625 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट पे। फायदा क्या हुआ, 0.625 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25, इन दोनों को मिला के, और ये 10 कहाँ चला गया, 10 की पावर 1 थी, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी। तो जब हमने 6.25 किया तो इसके साथ क्या हो गया, 10 की पावर -1, तो 6.25 10 की पावर 19 है, -1 है, जब भी बेस इक्वल हो पावर ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 19 - 1 18। ये हमारा आंसर आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, 1 कूलम होगा।
अब यहां इसको ध्यान रखो, पॉइंट कहां था, 6 से पहले था, अब 6 के बाद लेके जब भी हम पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, जितना शिफ्ट करेंगे उतना ही 10 की पावर माइनस में आ जाएगी, ये एक रूल बना लो। और अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट में लेके जाएंगे, जितने पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे उतना ही 10 की पावर प्लस में आ जाएगी, ये एक रूल बना लो। एक बार दोबारा समझ लो, 0.625, मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म लेने के लिए इस तरह से लिखना है। इस तरह लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 10 से मल्टीप्लाई हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते, इसलिए हमने 10 से डिवाइड कर दिया। क्या मतलब बना इसका कि ये वही नंबर है 0.625, उतने से ही मल्टीप्लाई कर लिया, उतने से डिवाइड किया। क्यों किया, ताकि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 6.25, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा हम कैसे बनाएंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। अभी ये सारा तो बन गया 6.25 और 10 की पावर ये 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो ये अच्छी तरह से इसको समझ लो। इसको समझ के अब दिमाग में क्या याद रखना है कि जब भी पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, जितने भी प्लेसेज शिफ्ट करेंगे उतनी 10 की पावर आ जाएगी माइनस में। अब यहाँ पॉइंट यहाँ था, हमने 6 के बाद लिया, एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 10 की पावर 1 आ गई। राइट में शिफ्ट किया तो माइनस में आएगी, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस में आएगी। मूविंग चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। When the metal sphere A and B having potential difference is connected by a metal wire, electrons start moving from B to A. दो स्फीयर्स है हमारे पास, दोनों के अपने अपने पोटेंशियल है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल, उसको हम हाई पोटेंशियल पे बोलते हैं। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम लो पोटेंशियल पे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा कैसे मूव करेंगे, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है अंदर, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। We now say that electric current is flowing in the metallic wire from A to B. और करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। ये बात ध्यान रखनी है। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, या यूं कहो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगा। और करंट के डायरेक्शन कौन से लेंगे हम, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट पर सेकेंड। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से वो नेट चार्ज की जो अमाउंट है, कितना चार्ज उसमें फ्लो करेगा पर सेकंड। यानी क्या मतलब बना, करंट क्या आ गया, अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज को क्या लिखते हैं हम, क्यू, इन 1 सेकेंड। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट वही है पीछे वाला, चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम। करंट को हम लिखते हैं आई से। आई से क्यों लिखते हैं, पहले फ्रेंच से आया है ये। करंट को इंटेंसिटी ऑफ करंट कहते थे, करंट की तीव्रता, तो इंटेंसिटी से आई लिया गया है। चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं भाई। क्यों लिखते हैं क्यू से, चार्ज को भी फ्रेंच में शुरू में वहां से आई है टर्म, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्वांटिटी से क्यू आया है। तो चार्ज क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टी टाइम है। तो अभी मैंने बता दिया था करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट जरूर लर्न करने हैं। चार्ज का क्या बताया था भाई, कोलोम। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, तो उनके नाम पे एम्पियर इसका यूनिट का नाम है। अब अगर हम चार्ज ले लें 1 कूलम, टाइम 1 सेकेंड, तो करंट कितना होगा
1 एम्पियर। Q हमने ले लिया 1 कूलम, टाइम 1 सेकेंड, तो करंट क्या आ गया 1 एम्पियर। ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे डेफिनेशन आ गई, कई बार डेफिनेशन आ जाती है 1 एम्पियर क्या है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। इससे डेफिनेशन आ गई क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। तो ये भी आ जाती है कई बार। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको बहुत से कई तरह के वीडियोज मिलते हैं, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समय लगे तो कमेंट कीजिए। ये वही है, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जहां भी रेट वर्ड आएगा ध्यान रखना है, करंट क्या है, रेट वर्ड जहां भी आएगा तो मैं टाइम से डिवाइड करना है, किसको, चार्ज को। ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इतना लर्न कर सकते हो, अगर नहीं ज्यादा है तो ये याद रखो, आई क्यू अपॉन टी। ये मैंने बता दिया, क्यू को हम कूलम में लिखते हैं, टी को सेकंड्स में, आई को एम्पियर में। डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी होगी, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसका अपोजिट। ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर बता दिया अभी। कई जगह यूनिट आ जाता है मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, तो हमेशा उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है। मिली वर्ड जहां भी आएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, माइक्रो हो तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना है। एक और करते हैं न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉस करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। करंट आ गया 0.5 एम्पियर when voltage is 200 volt. Calculate the amount of charge flowing through it in 1 hour. चार्ज निकालना है। अभी फॉर्मूला क्या किया था, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इससे फॉर्मूला क्या बन सकता है, Q इज इक्वल टू IT। तो हमें करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 आवर। टाइम हमेशा लेना है सेकंड्स में, ध्यान रखना है। इसके सेकंड्स बना लेंगे 3600 सेकंड्स। तो Q निकाल दो, I इंटू टी। I है 0.5 इंटू टी है 3600 सेकंड्स। वोल्टेज का इसमें कहीं यूज नहीं हुआ, तो कई बार कोई चीज दी जाएगी उसका यूज नहीं होगा तो उसको छोड़ सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 1800 कूलम। तो अभी तक 2 फॉर्मूले हो गए। पहला क्या बताया था मैंने, Q इज इक्वल टू NE। दूसरा क्या होगा, Q इज इक्वल टू IT। एक और क्वेश्चन देखते हैं। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर पासेस थ्रू ए कंडक्टर इन 2 सेकेंड्स। करंट दिया गया है 0.5 एम्पियर, टाइम दिया गया है 2 सेकेंड्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम वन एंड टू अदर। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। चार्ज हमें पता ही है 1 इलेक्ट्रॉन पे E बताया हुआ है, लर्न कर सकते हो उसको। स्टेटमेंट में नहीं दिया गया तब भी आपको लर्न होना चाहिए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बाद में निकाल लेंगे, पहले फॉर्मूला क्या हमारे पास, Q इज इक्वल टू IT। अभी किया, I पता है हमें 0.5, T पता है 2, पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा। ये आ गया 1 कूलम। अब चार्ज हो गया 1 कूलम, E हमें पता ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। कौन सा फॉर्मूला है, जो अभी पहले बताया था, Q इज इक्वल टू NE। तो N क्या जाएगा, Q अपॉन E।
Q1, ये वही बन गया जो पीछे किया हमने। वही सम बन गया, n इज इक्वल टू 1/दिस, वही आंसर आएगा। तो निकाल लेना 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between 2 points is amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point at that point। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये वर्क डन है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, जितना काम करना पड़ेगा वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? वर्क डन। किस पे किया वर्क? हमने चार्ज पे किया। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V लिखते हैं भाई। इसको क्यों भी लिखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस का कॉमन नेम है वोल्टेज, इसलिए वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस है। वर्क W, चार्ज Q। SI यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट। ये भी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, एलेसेंड्रा वोल्टा साइंटिस्ट से। अब इसमें भी अगर हम W जो है 1 जूल वर्क करें किस पे? 1 कूलम चार्ज पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी? 1 वोल्ट। तो जैसे हमने पीछे एम्पियर की डेफिनेशन ली थी 1 एम्पियर की, ऐसे 1 वोल्ट के ले सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। कहां? इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू दैट पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट। ये बता ही दिया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस W/Q। तो यहां से एक और फॉर्मूला बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, W इज इक्वल टू VQ। ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। देखो 2 पॉइंट है A और B, दोनों के ऊपर चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव है। तो यहां मान लो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम यहां से यहां लेके गए, तो इस दौरान जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर। ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉमन नेम क्या है? वोल्टेज। वोल्ट मीटर से मापेंगे उसको। एंड वोल्ट मीटर जो ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये आगे आएगा जब आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, सर्किट बनाने पड़ेंगे, तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को यूनिट क्या है? एम्पियर। तो एम्पियर वहीं से एमीटर, इसका वोल्टेज बोलते हैं वोल्ट मीटर, या इसका यूनिट क्या है? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, तो वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, एमीटर। एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज, क्यों पता है हमें? 20 कूलम मूव थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। वोल्टेज पता है हमें 3 वोल्ट। क्या निकालना है? W निकालना है। अभी फॉर्मूला किया हमने, W इक्वल टू VQ। इस फॉर्मूले में हम Q कैपिटल यूज कर लेते हैं, तो W इज इक्वल टू VQ मल्टीप्लाई कर दो। 60 जूल, वर्क डन का इसका यूनिट जूल है।
नेक्स्ट देखते हैं, ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़ा इस चैप्टर का। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, तो उसमें से जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस कहां, अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एटसेट्रा रिमेन्स द सेम। तो जो फिजिकल कंडीशन है, टेम्परेचर वगैरह वो सेम रहना चाहिए, उसके बाद हमेशा ही करंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरी भी बढ़ेगी, और जिस रेशो में बढ़ाएंगे उसी रेशो में बढ़ेगी। तो करंट को आई लिखते हैं हम, प्रोपोर्शनल का ये साइन लिखते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई प्रोपोर्शनल वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक ही बात है, वी हमने पहले लिख लिया। जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हो और उसको हटा के हम इक्वल का साइन लगाएंगे, हमेशा वहां कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा। इस केस में वो कांस्टेंट आर है। आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर हम आई प्रोपोर्शनल वी लें और यहीं से सम करना शुरू करें, तो अब हमें जो कांस्टेंट लगेगा वो 1/r लगेगा, और नीचे लिखने में हमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने इसको आई प्रोपोर्शनल वी को वी प्रोपोर्शनल आर लिख लिया, फर्क कुछ नहीं है। तो पहले तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है, करंट पहले है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एक ही बात है। और फिर जब इक्वल का साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट क्या लगेगा, आर। आर को क्या कहेंगे हम, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। ये एक सर्किट बनाना भी आना चाहिए। ये रेजिस्टेंस है, देखो मैंने अभी पीछे क्या बताया था कि वोल्ट मीटर को हमेशा कहां कनेक्ट करते हैं हम, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर सीरीज। वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, ये पैरेलल है, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये एक सर्किट बना हुआ है। इलेक्ट्रिक सर्किट की भी डेफिनेशन है एनसीईआरटी के पहले पेज पे ही है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, दो वर्ड याद रखने हैं, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कंटिन्यूअस है, जहां से शुरू हुआ सारा है, और क्लोज्ड है। तो कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ ऑफ वी आई, वोल्टेज का और करंट का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतने करंट बढ़ेगा, या जितना करंट बढ़ेगा उतने वोल्टेज बढ़ेगा। तो हमेशा इस तरह का ग्राफ आना है इसका। कभी कभी एग्जामिनर जो है ऐसे आईवी ग्राफ भी दे सकता है, तो आईवी ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। लेकिन तुम्हें ध्यान क्या रखना है, V अपॉन आई क्या है, R है। V ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाला नंबर बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, नीचे वाला यानी करंट बढ़ेगा तो R कम हो जाएगा। तो वोल्टेज जितनी ज्यादा, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा। इस तरह का तुम्हें ये बता दिया, दो फिगर दे दी, उन्होंने कहा विच इज करेक्ट, इन दोनों में सही कौन सी है। यहां आर एस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, आरपी का मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। वैसे तो मैं आगे समझाऊंगा अभी, फिलहाल ध्यान रखो, हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेना हो तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। जो जो हम रेजिस्टेंस जिस वैल्यू के आपस में कनेक्ट करेंगे, उनमें जो सबसे कम वैल्यू है रेजिस्टेंस की, उससे भी कम होगा टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में, और जो सबसे ज्यादा वैल्यू है किसी रेजिस्टेंस की, उससे भी ज्यादा वैल्यू होगी टोटल रेजिस्टेंस की, कहां, सीरीज में।
अब इसमें दोनों में कौन सा सही है? यहां उन्होंने आर एस ऊपर लिखा हुआ है, आरपी नीचे, यहां आर एस नीचे, आरपी ऊपर। मैंने अभी बताया कि वोल्टेज ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी वोल्टेज की तरफ जो वी की तरफ जो ग्राफ होगा, जो लाइन होगी, वो ज्यादा की होगी। तो आर एस, मैंने कहा आर एस और आरपी में ज्यादा कौन सा है? आर एस है। तो आर एस अगर वी की तरफ है तो ये फिगर सही है हमारी, और ये गलत है। ऐसे एग्जामिनर, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, आर एस आरपी ना लिख के ए भी लिख देंगे, तो उससे भी पूछ लेंगे भाई रेजिस्टेंस किसका ज्यादा आएगा। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा? अगर 2 या 3 लाइनें दे दी उन्होंने ग्राफ में, तो जो वी की तरफ है वो हमेशा ज्यादा होगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज वी लिखते हैं, 60 वोल्ट है, करंट आ गया इसमें 4 एम्पियर। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड? सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस 120 ले ली, तो कितना जो है इसका करंट सेकंड केस में निकालना है। पहले यहां रेजिस्टेंस निकालो, वी और आई पता है, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? वी अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम। अब यही 15 ओम रेजिस्टेंस लेना है। वोल्टेज चेंज कर दी, 60 की जगह 120 ले लिया, तो अब करंट कितना आएगा? V अपॉन, देखो V इज इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला याद कर लो। अगर इसी में से I निकालना हो तो क्या जाएगा? V अपॉन आर। R निकालना हो तो क्या जाएगा? V अपॉन आई। तो बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं, एक लर्न रखो, उसके बाद तुम्हें पता ही है I निकालना है तो V के अपॉन में R आ जाएगा, R निकालना है तो V के अपॉन में I आ जाएगा। तो 120 अपॉन 50, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर आ गया। अब गौर करो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट थी, करंट कितना था? 4 एम्पियर। अब 120 हो गई तो कितना आया? 8 एम्पियर। अब वही बात साबित हो गई ना, क्या कहा था? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 60 का 120 डबल हो गया, तो करंट भी 4 का 8 डबल हो गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस अभी आया था भाई आर। एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। देखो कंडक्टर है कोई भी, मान लो एल्यूमिनियम की वायर ली, कॉपर की ली, नाइट्रोम की ली, कोई और ली, हर मटेरियल का अपना एक उसकी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, बाधा डालेगा इसके फ्लो में, वो रेजिस्टेंस है। इफ रेजिस्टेंस इज मोर करंट इज लेस। मैंने कहा ना बाधा है, रुकावट है, तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट ज्यादा फ्लो कर जाएगा। रेजिस्टेंस इज डबल्ड, रेजिस्टेंस दुगना कर दिया, करंट कम हो जाएगा, कितना? आधा हो जाएगा। उसको डबल किया तो 1/2 हो गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट। ये कर दिया हमने पहले। रेजिस्टेंस क्या है? रेशो है किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की। अब जैसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन की थी, 1 जूल की थी, ऐसे ही 1 जो है इसकी ओम की भी कर सकते हैं हम। V अगर 1 वोल्ट ले लिया, I अगर 1 एम्पियर ले लिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 V, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। Resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through it when potential difference is 1 volt. तो ये
ओम की भी तुम्हें याद करनी है, इससे पहले जो है करंट का जो है वो भी याद करनी है, 1 एम्पियर का, जहां भी है इस तरह की डेफिनेशन लर्न करनी है। अब एक्टिविटी है, ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, ओम्स लॉ के ऊपर है ये, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। टेक 4 सेल्स ऑफ वी वोल्ट, 4 सेल ले लिए, हर एक की वोल्टेज वी वोल्ट है, इसकी कोई वैल्यू भी हो सकती है, 1.5 वोल्ट का एक हो सकता है, 2 वोल्ट का एक हो सकता है, हमने वी लिख लिया। 1 रजिस्टर मेड अप ऑफ नाइक्रोम ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक रजिस्टेंस लिया, रजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस आर है। एमीटर लिया भाई, कहां कनेक्ट किया, सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में, ये की है, स्विच है, की मतलब स्विच है। तो इसमें देखो टेबल में नंबर ऑफ सेल अगर 1 लिया तो 1 सेल की वोल्टेज कितनी हुई, V। रेजिस्टेंस R है हमेशा सभी केसेज में, तो I क्या जाएगा, V/R। अब नंबर ऑफ सेल 2 कर दिए हमने, 2 सेल कर दिए तो वोल्टेज कितनी हो गई, 2V, रेजिस्टेंस वही है, तो I क्या हुआ, V/R, वोल्टेज 2V/R, ये हो जाएगा। ये I1 समझ लो, ये I2 समझ लो, I3। ऐसे नंबर ऑफ सेल 3 लिए तो वोल्टेज 3V आ गई, रेजिस्टेंस वही 3V/R। तो इस तरह से करंट की अलग अलग 4 वैल्यूज आ गई। एमीटर से हम करंट मापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। अब इसका अगर ग्राफ लेंगे हम, VI ग्राफ इसका बनाएंगे, वोल्टेज V थी, करंट ये था V/R, वोल्टेज 2V हो गई, करंट डबल हो गया 2V/R, वोल्टेज 3V हो गई, करंट भी ट्रिपल हो गया, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। तो एक तो बात क्या कंक्लूजन हो गया कि वोल्टेज और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक को बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा, जिस रेशो में बढ़ाएंगे उस रेशो में बढ़ेगा। R कांस्टेंट है, और जो स्लोप है ये, इसको हम स्लोप बोलते हैं, V/I, इसको हम R बोल देंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, 4 फैक्टर ध्यान रखने हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, उसकी लेंथ जितनी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे कोई वायर है तो वायर की जो मोटाई है, वायर को ऐसे अगर हम देखेंगे तो जो उसकी थिकनेस है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A, यानी जितनी तार मोटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, ज्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। जितनी तार पतली, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, यानी कंडक्टर किस चीज का है, कॉपर का होगा तो अलग, एल्यूमिनियम का होगा तो अलग, मतलब हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी भी है। रेजिस्टिविटी क्या है भी बताएंगे। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन 2 ये मेन पॉइंट है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 और 2, तो आर प्रोपोर्शनल क्या जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एल के, एल ऊपर लिख लिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ए के, ए नीचे लिख लिया, आर L/A। मैंने कहा था कि जब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा, हर केस में अलग है ये। पिछले केस में V और I वाले में रेजिस्टेंस R आया था, इस केस में इसको रो बोलते हैं हम, RHO, ये रेजिस्टिविटी है। वेयर रो RHO इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका यूनिट निकालना हो रो का, अगर हमें रो निकालना है, ये रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, RA ऊपर चला जाएगा इधर आके, L नीचे हो जाएगा। R को किस में मापते हैं हम, ओम में, एरिया को किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में, लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर से एक पावर कट गई तो इसका यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर, ऐसे इसको यूनिट डिराइव कर सकते हैं।
तो इसका यूनिट हो गया ओम मीटर। अगर लेंथ हम 1 ले लें, 1 मीटर मान लो, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, एरिया क्रॉस सेक्शन ये भी 1 ये भी 1, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर मेड ऑफ दैट मटेरियल। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी उसी मटेरियल के वायर का रेजिस्टेंस है। वायर कितनी होनी चाहिए, यूनिट लेंथ, जिसकी लेंथ 1 हो और जिसका क्रॉस सेक्शन भी, एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 हो, तो इसके रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हो जाएगी। अगर लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, तो रेजिस्टिविटी R के इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। न्यूमेरिकल देखते हैं, ये एक यही सबसे थोड़ा सा मुश्किल टाइप का है। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ ऑफ वायर है 1 मीटर, रेजिस्टेंस है उसका 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डायमीटर ऑफ वायर 0.3 mm। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, अभी बताया था मैंने। R का फॉर्मूला क्या बना था, रो L अपॉन A। यहां से अगर रेजिस्टिविटी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, R A अपॉन L। R पता है हमें रेजिस्टेंस 26 ओम है, लेंथ हमें पता है 1 मीटर है। एरिया निकालते हैं हम पहले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वायर का जो ये एरिया होगा, ये क्या है, सर्कुलर है, तो पाई R स्क्वायर होगा। डायमीटर है तो पहले रेडियस निकालो, 0.3 को 2 से डिवाइड कर दिया, 0.15 mm। फिर मैंने बताया था जहां भी mm हो, मतलब मिली शब्द आ जाएगा, मिली एम्पियर हो तो 10 की पावर -3 लगा लेना है। अब मिलीमीटर के मीटर बनाने हैं तो 10 की पावर -3, अब ये मीटर में हो गया। स्टैंडर्ड यूनिट लेने हैं, मीटर लेना है यहाँ। अब बताया था मैंने कि स्टैंडर्ड तरीका क्या है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लेना है। पॉइंट हमने राइट साइड में जब भी शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर जितना शिफ्ट किया, एक पॉइंट शिफ्ट किया तो उतना ही आ जाएगी, माइनस में। लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस में आएगा। तो ये रेडियस आ गया 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 और -1 -4। एरिया निकाल लो पहले, एरिया क्रॉस सेक्शन पाई R स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 ले लेंगे, R स्क्वायर 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 का स्क्वायर। एरिया हमेशा पहले अलग निकाला करो। 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.225 आ जाएगा। 10 रेज़ टू पावर -4 का स्क्वायर करेंगे, 10 रेज़ टू पावर स्क्वायर का स्क्वायर, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगी। अगर बेस सेम है पावर ऐड होगी, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 7.07 ये कुछ आएगा, इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। अब फॉर्मूला लगा दो, रो इज इक्वल टू क्या आ गया, R A अपॉन L। R कितना है 26, A कितना आ गया ये सारा, L कितना है 1 मीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई लगभग, ये मैंने पहले लिख दी ये। फिर वही मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड तरीका क्या है, एक पॉइंट के बाद डिजिट लेना है। पॉइंट कहां शिफ्ट किया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो पावर प्लस में आ जाएगी। कितना शिफ्ट किया, यहां से यहां 2 डिजिट। यहां पॉइंट कहां शिफ्ट किया था, राइट साइड में किया था, तो राइट साइड में एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 10 की पावर 1 आ गई थी माइनस में। लेफ्ट में शिफ्ट किया 2 प्लेस तो 10 की पावर 2 प्लस में।
तो ये रूल बना लो, दिमाग में रख लो, जब भी पॉइंट को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 10 की पावर माइनस में हो जाएगी। कितनी, जितने प्लेसेस शिफ्ट करेंगे। अगर जब मैंने कहा राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर प्लस हो जाएगी। कितनी, जितने प्लेसेस शिफ्ट किया। तो ये आंसर क्या आ गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं हमेशा। थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो हम बढ़ा लेते हैं एक वैल्यू। अगर 5 से लेस हो छोड़ दो, 5 या 5 से ज्यादा हो, इसमें एक ऐड कर दो। 10 की पावर -8 + 2 -6, ये हमारा आंसर आ गया। और यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर। इस टाइप का सम अच्छी तरह से तैयार करना है, इस टाइप का सम जरूर आ सकता है। नोट कर सकते हो। एक और सम देखते हैं भाई न्यूमेरिकल। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। दो केस है। पहले केस में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, ρA/L, सॉरी ρL/A। लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल सेम होने का मतलब रो की वैल्यू सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है। ये R1 लिख लेंगे हम। तो R2 क्या जाएगा, रो लेंथ कितनी हो गई यहां L/2, पहले L थी अब L/2 है, तो लेंथ की जगह L/2 आ गया। एरिया पहले A था, अब एरिया 2A है, तो R2 क्या जाएगा, रो L/2। ये क्या है, 2A/1 है, तो 1/2A ऐसे लिख लेंगे इसको। तो क्या गया, 1/4 रो L/A। और ये सारा क्या है, ये R1 है, ये कुल वैसे है। तो R2 क्या आ गया, 1/4 R1। और R1 कितना था, 4 ओम, तो R2 क्या आ गया हमारा, 1 ओम। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। लेंथ को बढ़ा देंगे घटा देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देंगे घटा देंगे, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये जरूर पता होना चाहिए भाई। रजिस्टर को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो 2 तरीके हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में। When number of registers are joined end to end so that same current flows through each register, they are said to be in series. End to end का मतलब ये इस रेजिस्टेंस का एंड है, ये दूसरे का ओपनिंग एंड है, तो इस तरह से एंड टू एंड कनेक्ट होंगे तो वो सीरीज में होंगे। सीरीज में क्या याद रखना है, करंट इज सेम इन सीरीज। यहां से करंट आया आई, ये आई, यहां भी आई आएगा, यहां भी आई आएगा। सीरीज में करंट हमेशा सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन सीरीज, एक दूसरे के उल्टे हैं। करंट सेम रहेगा तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। यहां पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, यहां V2 होगा, यहां V3 होगा। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो क्या होगा, V = V1 + V2 + V3। सीरीज में मैंने कहा करंट सेम है, जो डिफरेंट है वहां से लेना शुरू करना है। वोल्टेज डिफरेंट है तो ये पॉइंट ले लिया। अब V का फॉर्मूला क्या है, IR। V1 है तो IR1, V2 है तो IR2, V3 है तो IR3। I कॉमन ले लिया, I से I कैंसिल हो गया, तो R = R1 + R2 + R3, ये फॉर्मूला हो गया सीरीज का। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, सिंपली ऐड कर देना है। कई बार आ सकता है ये कि हाउ टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज।
तो सीरीज में हम ऐसे निकाल के दिखा सकते हैं। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जितने भी रेजिस्टेंस उनको प्लस करना है, और क्या याद रखना है, करंट सेम है सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 4 1.5 वोल्ट सेल, 4 सेल हैं, 1.5 वोल्ट का एक सेल है और 4 सेल है, तो टोटल वोल्टेज कितनी हो गई हमारी 6 वोल्ट। 5 ओम रजिस्टर 10 ओम है, ये 10 ओम रजिस्टर एंड 15 ओम रेजिस्टेंस ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, अभी बताया R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 ओम था, 10 था, 15 था, ऐड कर लेंगे, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, सेम होगा, करंट क्या है V अपॉन R। जीरो 0.2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है कहां, 10 ओम के रेजिस्टेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में अलग अलग होगी, अब 10 ओम पे निकालनी है। रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, करंट कितना है जो सेम है 0.2 ओम एम्पियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम पे कितनी होगी I इंटू आर, 0.2 इंटू 10 हो जाएगा 2 वोल्ट। तो ये सीरीज का था। पैरेलल में कैसे कनेक्शन होगा, पैरेलल पता ही आप मैथ में भी यूज करते हैं पैरेलल लाइंस। 2 or more resistors are said to be connected in parallel if same potential difference exists across these। उसका उल्टा है, उसमें करंट सेम था लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और करंट क्या है डिफरेंट है। तो कैसे टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे हम, जो चीज डिफरेंट है उसमें करंट सेम था तो वोल्टेज से लिया था हमने पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें V सेम है वोल्टेज, करंट से लेंगे I इक्वल टू I1, यहां से करंट I चला, यहां भी करंट I है, यहां भी करंट I है, यहां 3 ब्रांच हो गई, I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I क्या है V अपॉन R, I1 V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, V अपॉन R3। V कॉमन ले लिया, V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इक्वल टू ये सारा पैरेलल में, इसलिए हमने इसको RP लिख दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम, करंट अलग अलग, और पोटेंशियल डिफरेंस इसका रेजिस्टेंस का पैरेलल का फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एक न्यूमेरिकल इसका देख लो। सपोज द रजिस्टर R1 R2 and R3 have the values 5 ohm 10 ohm 30 ohm, 5 10 30 respectively connected in parallel which have been connected to a battery, बैटरी 12 वोल्ट की है। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर, करंट अलग अलग होगा पैरेलल में तो अलग अलग निकालना, I1 निकालना है, क्या हो जाएगा I V अपॉन R, तो V अपॉन R1 निकाल लेंगे। वोल्टेज 12 वोल्ट है, R1 कितना है 5 है, 2.4 एम्पियर। I2 निकालना है, V अपॉन R2 हो जाएगा। ईच रजिस्टर अलग अलग निकालना है सभी का करंट, V तो वही है, R2 कितना है 10, 1.2 एम्पियर। I3 निकाल दो, वोल्टेज वही, रेजिस्टेंस 30, 0.4 एम्पियर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। टोटल करंट, टोटल जोड़ देंगे हम, I इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, 2.4 1.2 0.4, 4 एम्पियर जोड़ लेना। और थर्ड पार्ट है टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल में क्या फॉर्मूला बताया,
1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/5, 1/10, 1/30। एलसीएम 30 आ गया, 30 को 5 से डिवाइड किया, 6 × 1 ऐसे निकाल लेंगे, आता ही होगा आपको 10/30, 1/3। ये 1/r है, जब दोबारा r लेंगे तो ये इसको 1/r से r किया, रेसिप्रोकल लिया, इसको भी उठ गई, 3 ओम आ गया। तो ये तीनों पार्ट आ गए। अब हमने करंट अलग अलग निकाल के फिर ऐड किया था। अगर टोटल करंट हम इससे निकाल लें, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 एम्पियर, टोटल वोल्टेज कितनी है 12, तो टोटल करंट क्या आना चाहिए, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। देखो वही 4 आया। कॉम्बिनेशन, कई बार इस तरह का भी फिगर आ गया और इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। हमेशा तुम्हें करंट से शो करना है। ये देखो, मान लो यहां से करंट गया, ये करंट गया यहां से, वही यहां से जाएगा, यानी एक तो हो गया ये रास्ता करंट का, ये दोनों क्या हो गए सीरीज में हो गई। एक रास्ता करंट का ये है, ये एक रेजिस्टेंस है, एक रास्ता करंट का ये है, और तीनों बाद में ये कहां गया, यहां मिल गया, ये कहां गया, यहां मिल गया, और ये कहां गया, यहां मिल गया। तीनों का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। तो इसका मतलब ये जो दोनों है, इस रास्ते में क्या है, ये दोनों आए 8 और ये दोनों सीरीज में है। हम निकालते हैं R डैश ले लेते हैं हम इसको, 8 ओम और 4 ओम, ये क्या है, दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा, 12 ओम हो गया। ये एक ही है 8 ओम। यहां तीसरा रास्ता, ये दोनों भी सीरीज में है, जो करंट यहां से जाएगा वही यहां से जाएगा। अगर करंट सेम है तो सीरीज में है, 8 प्लस सीरीज में ऐड करना है 24 ओम। अब इन तीनों के रास्ते अलग अलग हो गए तो ये पैरेलल में हो गया, यानी फिगर कैसे बन गई है किस्म से, एट और 4 सीरीज में थे, इनका बन गया टोटल 12। ये बीच वाला 8 था और इस 8 और 16 का 24, ये बन गया एक किस्म से हमारा सिंपल फिगर। अब ये तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, 1/12, 1/8, 1/24, एलसीएम 24। आगे आपको करना आता ही है। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक टॉपिक है भाई। अब कई फॉर्मूले आ गए, W इक्वल टू क्यू वी कर चुके हम, ये Q इक्वल टू आई टी ये भी किया था। इन्हीं से मिलके कई तरह के फॉर्मूले बन सकते हैं। अब W इक्वल टू क्यू वी, क्यू की जगह क्या लगा दिया हमने, Q का फॉर्मूला क्या है आई टी इंटू वी, तो W का एक फॉर्मूला हो गया वी आई टी, ये भी बन सकता है। इन्हीं से कई फॉर्मूले बन सकते हैं। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर। अब V की जगह आई आर लगा दिया तो क्या आ गया, आई और आई 2 बार है, आई स्क्वायर आर टी। तो W इक्वल टू एक और फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर टी। और जो वर्क डन है, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, वर्क को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वर्क और एनर्जी इनका यूनिट भी सेम है जूल, इनको हम ध्यान रखना, सेम फॉर्मूला बनेगा। तो जो W का निकाला वही H का है। ये फॉर्मूला मेन है हीटिंग इफेक्ट का, I का, सॉरी हीट का, H का। वर्क एनर्जी को ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में देखो क्या है, H नीचे तो कुछ नहीं है,
एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और इसका भी यूनिट क्या होता है? जूल। एक टॉपिक और ले लो भाई, एक न्यूमेरिकल, 100 जूल ऑफ हीट, हीट आ गई 100 जूल, प्रोड्यूस्ड इन ईच सेकंड, टाइम क्या है? ईच सेकंड, 1 सेकंड, इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, आर क्या है? 4 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? H इज इक्वल टू, अभी क्या, आई स्क्वायर आर टी। H 100 है, I हमें पता नहीं, R 4 है, T 1 है, तो 100 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 4 आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या हो गया? 25, तो आई क्या हो गया? 25 का स्क्वायर रूट 5 एम्पियर। आई आ गया, आर भी पता है, अब वोल्टेज निकाल देंगे। वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आई निकाला हमने कितना? 5, और आर कितना है? 4। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20 वोल्ट। तो ये एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है। एक टॉपिक और रह गया, पावर। पावर क्या है? रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कोई भी घर में यूज करने वाला अप्लायंस है इलेक्ट्रिक, वो किस रेट से एनर्जी को यूज करेगा, वो उसकी पावर है। तो पावर क्या है? एनर्जी। रेट मैंने कहा था, रेट जहां भी टाइम से डिवाइड करते हैं, एनर्जी बाय टाइम, और एनर्जी ही वर्क है, वर्क बाय टाइम भी कह सकते हैं। तो P इज इक्वल टू W अपॉन T। W के फॉर्मूले पीछे किए हुए भाई, आई स्क्वायर आर टी किया था, आई स्क्वायर आर टी। इसी को I क्या होता है? V अपॉन आर, तो आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर से पावर कैंसिल हो गई, तो क्या हो गया? ये V स्क्वायर अपॉन आर टी। ऐसे भी बोल सकते हैं। इस तरह कई फॉर्मूले बन सकते हैं, VIT भी बन सकता है। पावर क्या है? W अपॉन टी, तो W क्या था? आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P का फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं हम, कैसे? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई क्या होता है? V अपॉन आर, तो आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम? V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से पावर कट गई, V स्क्वायर अपॉन आर। तो एक 3-4 फॉर्मूले जो मेन है वो याद करके कई फॉर्मूले बना सकते हैं। ऐसे P इज इक्वल टू VI, ये भी याद करना है। कैसे बना P इज इक्वल टू VI? P क्या था? W अपॉन टी। W क्या है? VIT, को T से डिवाइड किया, तो P इज इक्वल, और ऐसे यूनिट पावर का क्या है? वाट है। पहले ये टॉपिक करते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो घरों में बिजली का बिल आता है, कई बार आप सुनते होंगे इतने यूनिट बिजली खर्च हो गई। यूनिट क्या है? वो हमारा कमर्शियल यूनिट है। जो 1 किलोवाट आवर है उसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहेंगे। अब किलोवाट में वाट कितने होते हैं?
1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1 किलोवाट 1 आवर तक यूज हो गई जो, तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट में वाट 1000, आवर में सेकंड 3600, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 36 के बाद 2 और 3 5 जीरो आ जाएगी। मैंने कहा स्टैंडर्ड तरीका क्या है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। डेसिमल इसमें कहाँ था, जिसमें नहीं हुआ है तो एंड में है, एंड से यहां लेके आए, कितने प्लेसेज, यहां डेसिमल था 1 2 3 4 5 6, 6 से इधर आया तो 6 प्लेसेज कहां शिफ्ट हुआ, राइट से लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ हो तो मैंने बताया था उतनी ही पावर आ जाएगी प्लस में, ये हमारा जूल हो गया। कई बार ये भी आ सकता है कन्वर्ट किलोवाट आवर इनटू जूल, तो ये तरीका है, किलोवाट आवर मींस 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट को वाट लिख दो 1000, आवर के सेकंड लिख दो, कन्वर्ट करके इतने जूल बन जाएंगे, और इतने जूल में डेसिमल यहां लेके आना है हमेशा। इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड एट 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है। क्या आएगा एनर्जी, P इक्वल टू W बाई टी, एनर्जी क्या हो जाएगा P इंटू टी, तो एनर्जी क्या है P इंटू टी, पावर कितनी है इसकी 400, टाइम कितना है 8 आवर्स पर डे, कितने दिन के लिए निकालना है कॉस्ट ऑफ एनर्जी 30 डेज के लिए। अब यहां सेकंड में नहीं कन्वर्ट करना अभी, इसलिए मैंने पहले ये टॉपिक बाद में तो ये कराया आपको, पहले किलोवाट आवर, यहां आवर में लेंगे हम जब यूनिट की बात करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा ये 96,000, ये जूल आ गया, ओ सॉरी क्या आ गया किलो वाट, पावर किसमें थी वाट में थी, तो क्या आ गया ये वाट आवर, और कमर्शियल यूनिट क्या है किलोवाट आवर, इसके किलोवाट आवर बनाएंगे हम, तो वाट के किलोवाट बनाने हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब ये क्या बन गया किलोवाट आवर, कितना 96 किलोवाट आवर या 96 यूनिट। अब इसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालनी है भाई, 96 यूनिट है और हर यूनिट 3 रुपीज का है, यार 96 किलोवाट आवर है और हर किलोवाट आवर 3 रुपीज का है, मल्टीप्लाई कर लो 288 रुपीज, ये हमारा बिल आ जाएगा ऐसे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, रिक्वेस्ट है, और नेक्स्ट टाइम देखते हैं 10th क्लास का कोई और टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।